15-20 मिनट से क्या शुरू? Okay. So very good afternoon to every one of you all. क्या बात है, चलो so yes, great. I think I'm audible as well as visible. आज हम लोग फर्स्ट 2 यूनिट्स जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उस 2 यूनिट्स के करने वाले हैं रिविजन, ठीक है? तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू प्लीज कम डाउन टू योर चार्ट बुक. चार्ट बुक अगर नहीं है तो जो भी टेक्स्ट बुक्स में से आप रिवाइज कर रहे हो वो बुक्स आप आपके सामने रखिए, मेरे साथ साथ आप रिवाइज कीजिए. अगर आपको लग रहा है कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो या आपने गलत जवाब दिया है, प्लीज मार्क द टॉपिक देयर एंड देयर इटसेल्फ, ताकि ये सेशन के बाद आप ये टॉपिक को या वो पर्टिकुलर सेक्शन को ठीक से केटर कर सको और आपकी वीकनेस को कन्वर्ट कर सको आपकी स्ट्रेंथ में. सो यू शुड utilize the maximum of this particular revision series that are going on YouTube. Good afternoon everyone, good afternoon. I am good Priya, thank you so much. आप कैसे हो बेटा? चलो मैं तो एकदम बढ़िया, बट आपके क्या हालचाल है? आई डोंट नो. आई थिंक आप लोगों के मिक्स्ड इमोशंस हो गए, कुछ नर्वसनेस, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ खुशी, कभी कभी गम, वैसा टाइप का माहौल होगा आप लोगों का. चलो, without wasting a single moment, let us start with the lecture. तो हम लोग यूनिट 1 से शुरुआत कर रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, और ये जो यूनिट है ये बात करता है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ डिफरेंशिएशंस एंड अलोंग विद दैट कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट्स है जिसके बारे में ये फर्स्ट यूनिट जो है वो बात करता है. मेरे साथ साथ आप लोगों ने देना है जवाब. कम ऑन गाइस. मैम बहुत डर लग रहा है, आखिरी के 20 दिन है, कैसे होएगा कुछ समझ नहीं आ रहा है. इट इज अ वेरी ऑब्वियस फीलिंग, डोंट वरी बेटा, दिस डे शैल ऑल्सो पास. एंड टेंशन अगर हो रहा है, इट्स अ गुड साइन कि आपको टेंशन हो रहा है, क्योंकि अगर आपको टेंशन नहीं होता तो ये ज्यादा बड़े टेंशन की बात होती. I think you understood what I'm trying to say. So if you're feeling tensed, I think it's a good feeling and it's a good sign that at least you are sincere about the upcoming career and your attempt that is scheduled few days later. पूरा घर ही डरा हुआ है. Oh my God. कोई तो होगा ना बेटा, मम्मी पापा भैया भाभी दीदी जीजू, बड़े पापा छोटे पापा, कोई तो होगा ना जो आपको हिम्मत दे रहा होगा, नाना नानी दादा दादी. बेटा वो व्यक्ति के पास जाना और थोड़ा अपना नेगेटिविटी प्लीज हटा देना. और मैं तो हुई ऑफ कोर्स, यस. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ दिस यूनिट विद सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन जो है वो है बायर और सेलर की. कौन है बायर और कौन है सेलर? सो अ पर्सन हु बाइज or agrees to buy is known as a buyer, whereas a person who sells or agrees to sell is known as a seller. Goods का क्या मतलब होता है? तो आप लोग जानते हो सेल ऑफ गुड्स एक्ट. गुड्स ये वर्ड की डेफिनेशन इस एक्ट की जान है. क्या कहता है गुड्स? ये वर्ड का मतलब क्या है? चलो, एक्ट कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम and money, and it includes shares, stock, growing crop, grass, things attached to the land but which are agreed to be cut before they are sold. Everything is covered in the definition of the word goods. Goods को अगर आप broadly classify करते हो तो goods are classified into 3 types: specific goods, existing goods, future goods, and contingent goods. What do you mean by existing goods? Those goods which are in existence at the time when the contract of sale is made are known as
existing goods. They are owned or possessed by the seller at the time of the contract of sale. तो फ्यूचर गुड्स का क्या मतलब होता है? फ्यूचर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं विच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड और टू बी प्रोड्यूस्ड और acquired by the seller at the time of making the after making the contract of sale. Whereas contingent goods वो goods होते हैं जिसका acquisition भी dependent होता है upon a contingency, upon an uncertain event which may or may not happen. अब देखो, आपके existing goods are further divided into 3 more types: specific goods, ascertain goods and unascertain goods. ऐसे goods which are identified and agreed at the time of contract of sale are known as specific goods, whereas ascertain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale is made. और uncertain goods को हमने specifically identify नहीं किया था at the time of making the contract. तो ऐसे करके आपके existing goods के भी और 3 types होते हैं. हो सकता है इंस्टीट्यूट इसके ऊपर डायरेक्ट थियोरी क्वेश्चन पूछे, या ऐसा भी हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको कुछ क्वेश्चन बनाए और आपको पूछे कि क्या ये गुड्स एग्जिस्टिंग है, फ्यूचर है, कॉन्टिंजेंट है. अगर एग्जिस्टिंग है, क्या ये स्पेसिफिक है, असर्टेंट है, अनअसर्टेंट है, तो कोई भी तरीके से इसके ऊपर सवाल आ सकता है. मैंने आपको जैसे पहले कहा, गुड्स ये एक्ट की जान है. ओके, इसके ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल जैसा अपना मर्जी चाहे वैसा सवाल इंस्टीट्यूट बना सकता है. और वैसे हमने क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर दोनों भी टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं. हमने थियोरी क्वेश्चंस भी देखे हैं जो 3-3 मार्क के लिए इंस्टीट्यूट ने पूछे, और हमने केस स्टडी बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखे. और आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी क्रॉस रेफरेंस दिया है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट ने कौन से अटेम्प्ट में कैसा सवाल पूछा है. सो यू ऑल कैन रिफर दैट so that you get an overall idea कि कैसे कॉन्सेप्ट पे इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में कैसा सवाल पूछता है. ठीक है. नेक्स्ट, delivery. What do you mean by delivery? Delivery is nothing but it is a voluntary transfer of possession from one person to another person of the goods. This delivery also is of 3 types: actual delivery, symbolic delivery and constructive delivery. एक्चुअल डिलीवरी में गुड्स को आपने एक्चुअली फिजिकली डिलीवर किया है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वेर एज सिंबॉलिक डिलीवरी में यू आर डिलीवरिंग अ थिंग विच इज एक्टिंग एज अ टोकन ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स. और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या हो रहा है, गुड्स का पोजेशन जिधर पहले था अभी भी गुड्स का पोजेशन उधर ही है. तो मतलब पोजेशन को तो इंपैक्ट नहीं होता है, द पोजेशन इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड, बट नाउ द पोजेसर ऑफ द गुड्स is holding the goods on behalf of some other person. So basically आपने इन चीजों को कंस्ट्रक्ट किया, इमेजिन किया है. ऐसी डिलीवरी को कहते हैं एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. ओके, वेरी गुड. अभय, दियोरा, कुणाल, पायल, क्या बात है. मृणाली, वेरी गुड. नेक्स्ट, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. तो आप लोग जानते हो एक्ट का नाम क्या है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ये जो सेल वर्ड है, इट्स अ वेरी ब्रॉड वर्ड टू इंक्लूड 2 कॉन्सेप्ट. एक तो है सेल मतलब एक्चुअल सेल, और दूसरा अग्रीमेंट टू सेल. आपने इनफैक्ट बायर और सेलर की डेफिनेशन में भी देखा है कि सेलर वो व्यक्ति है जो गुड्स को बेचता है या बेचने के लिए अग्री करता है, और उसी का रिवर्स डेफिनेशन इज बायर का डेफिनेशन. वैसे ही sale, contract of sale is a broad enough word to cover both the concept of sale as well as an agreement to sell. सेल के केस में आपकी ओनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, whereas agreement to sell के केस में the ownership is getting transferred at a future date. Okay, अब अगर आपके goods फ्यूचर गुड्स होते हैं या आपके गुड्स कॉन्टिंजेंट गुड्स होते हैं, देयर इज ऑलवेज एन अग्रीमेंट टू सेल. ओके, एंड अग्रीमेंट टू सेल विल बिकम अ सेल ईदर जब टाइम खत्म हो जाता है, या तो आपने जो कंडीशंस दिए वो कंडीशंस
फुलफिल हो जाते हैं। और उसी के बाद ओनरशिप, हम ओनरशिप नहीं कहेंगे, हम कहेंगे द प्रॉपर्टी इन द गुड्स विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अब देखो, हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको 3 या 4 मार्क के लिए सेल और अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंशिएशन भी पूछे। तो ये डिफरेंशिएशन मैं आपके स्क्रीन पे रख रही हूं और मैं आपको 2 मिनट का समय देती हूं। मैं चाहती हूं इन 2 मिनट में आपकी डिफरेंशिएशन को पढ़ो, लर्न करो और बोलने की कोशिश करो। चलो, आपका समय शुरू होता है अब। कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट। जो जो बच्चों का रीड करके हो चुका है, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो बेटा। कमेंट करना एब्सोल्युटली फ्री है। इसके ऊपर अभी तक तो निर्मला सीतारमन ने कोई टैक्स नहीं लगाया है। चलो आ जाइए। और अभी तक YouTube तो बैन इंडिया में नहीं हुआ है। टेलीग्राम का तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। टेलीग्राम के तो नोटिफिकेशंस आप लोग जानते हो ऑलरेडी आ चुके हैं, बट YouTube फॉर्चुनेटली बैन नहीं हो रहा है। सो आप भर भर के कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और रिप्लाईज दे सकते हो। चलो आ जाइए, कम ऑन गाइस। यस, थैंक यू सो मच। आ जाइए। ओके, तो what are the elements that are necessary in order to have a valid contract of sale? तो अगर आप चाहते हो that you want to enter into a valid contract of sale, there are certain things that are required. Ma'am, Justin Rem, please explain कर दीजिए। पहली बात तो I want to tell you all कि ये जो सीरीज अभी YouTube पे चालू है, these are the revision series. एक्सप्लेनेशन अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे जो डिटेल्ड लेक्चर्स है, जो हमारे बैच के लेक्चर्स है, उसको आप देख सकते हो। या तो फिर मैंने आप लोगों को एक वर्ड फाइल दी है, जहाँ पे वर्ड फाइल में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की लिंक दी है। मैंने सी दिस इज द PDF जहाँ पे मैंने सारे नए टॉपिक के लेक्चर्स दिए हैं। तो जैसे आप लोग चाहते हो इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सबके सारे डिटेल लेक्चर्स जो एक्चुअली मैंने क्लास में करवाए, वो सब लेक्चर्स की ये पर्टिकुलर लिंक है। उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास नेट नहीं है, एक मिनट, नेट कनेक्ट कर देती हूँ। नेट क्यों नहीं चल रहा है? तो अगर देखोगे आप यहाँ पे इस लिंक पे मैंने सारे हमारे जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो सारे नए टॉपिक के एक्चुअल क्लास के, मेन क्लास के लेक्चर्स अपलोड किए। साथ साथ में अगर आप देखोगे ये लिस्ट में मैंने डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर लिए हैं, तो ये डिटेल्ड रिवीजन लेक्चर्स में आपके सारे के सारे टॉपिक्स में रिवाइज कर रही हूं, वो भी इन डिटेल। इन लेक्चर्स को आप देख सकते हो और फिर आपको अगर कुछ डाउट है, कुछ इश्यूज है, तो आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट मैराथन लेक्चर्स तो है ही, बट मैं मैराथन लेक्चर्स
फिर से आप लोगों के लिए लाइव कंडक्ट कर ही रही हूँ। इसमें हमारे कुछ आरटीपी के डिस्कशन और राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस है, और फिर इस पे हमारे सारे हैंड रिटन नोट्स जो है उसकी लिंक है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स जो है हमारे फाउंडेशन के, वो यहाँ पे मैंने दिए हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हैं, तो देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 1 जो है उसकी ये सारी हैंड रिटन नोट्स है। देखो अभी गुड्स की डेफिनेशन हमने देखी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखा। अरे 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 कहाँ चले गए, ये देखो फ्यूचर गुड्स, कॉन्टेंजेंट गुड्स, डिलीवरी, ये डिलीवरी के 3 टाइप्स, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे कवर्ड है। तो आप अगर चाहते हो तो ये सारी चीजें रिफर कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड विवेक, क्या बात है, बहुत आगे जाओगे बेटा आप। तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट, ये रिवीजन सीरीज है, वक्त को देखते हुए कि आने वाले 20 दिनों में आपके एग्जामिनेशंस है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू ऑल द टॉपिक्स। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपने नहीं ठीक से समझा है, मैंने आपको सारे लेक्चर्स का लिंक दिया है। बैकअप तो लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स को 100% मिलता है, फेस टू फेस बच्चों को 30% मिलता है। तो आप वो लेक्चर को रिफर कर सकते हो और आपका जो भी कंसर्न है उसको क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट मत करना। देयर आर मेनी किड्स हु आर वाचिंग द लेक्चर राइट नाउ लाइव विथ मी, मेनी स्टूडेंट्स आर वाचिंग इट आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई अपलोड इट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस एंड टाइम। तो यहाँ पे अभी हर एक बच्चे के मैं रिक्वायरमेंट्स केटर नहीं कर सकती हूँ, आपको कन्वीनियंस दे दिया है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे रिविजन मतलब रिविजन होगा, इट्स अ रिविजन सीरीज, ओके। चलो आ जाइए। यस, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा कब? पहली बात तो देर आर एटलीस्ट 2 पार्टीज। कौन सी 2 पार्टीज है? बट ऑब्वियस, बायर एंड सेलर। अब अगर 2 पार्टीज है, कुछ तो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए कि एक पार्टी गुड्स को बेच रही है, दूसरी पार्टी गुड्स को खरीद रही है, और इन्हीं गुड्स के बदले में सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना कंपलसरी है, आपको मिलना चाहिए प्राइस, और प्राइस मॉनेटरी टर्म्स में होना कंपलसरी है। गुड्स के बदले में जब गुड्स मिलते हैं तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कह सकते, वो बार्टर हो जाता है। एंड देन आप लोग जानते हो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, all the essentials of a valid contract must be present: lawful consideration, lawful object, the party should be capacitated to enter into a contract, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होना जरूरी है। ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी भी होना जरूरी है। ये ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है या हो सकता है एट अ फ्यूचर डेट। एंड लास्ट but not the least, this contract of sale must either be absolute or it may be conditional in nature. So ऐसे करके बनता है आपका contract of sale. अब ये जो sale का contract है, it's very different from hire purchase. तो ऐसे करके इंस्टीट्यूट ने डिस्कस किया the differentiation between a sale एंड अ हायर परचेस। मैं 2 मिनट का समय दे रही हूँ, ये सेल और हायर परचेस का डिफरेंस रीड कीजिए, बट ये डिफरेंस मैं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन। कम ऑन गाइज, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइज, फटाफट शुरू कीजिए। चलो जल्दी जल्दी करो, कम ऑन गाइज।
Are you all done with the reading part? Come on guys, mic check. Very good, done. क्या बात है? Ruby in few days, don't worry. Yes. Sale और hire purchase का difference. Let's check it out guys. पहली बात तो सेल हायर परचेस. सेल के केस में क्या हो रहा है, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, जबकि हायर परचेस के केस में लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हायर वेंडर टू द हायर परचेसर. यहां पर बायर गुड्स का ओनर होता है और यहां पे हमारा हायरर कौन होता है, सिर्फ बेली जैसे एक्ट करता है. उसके पास सिर्फ गुड्स का पोजेशन है, वो अभी तक गुड्स का ओनर बना नहीं है. एक बार सेल हो गया. अब बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता और उसको जो गुड्स उसने खरीदे उसका पेमेंट देना ही पड़ेगा. बट इस केस में हायरर अगर चाहे हायर परचेस के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है. ओके, एंड उसके बाद उसको कोई भी इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है. बट यस, उसको गुड्स भी लौटाने पड़ेंगे. बायर ने एक बार गुड्स को खरीद लिया, ही बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड्स और उसको गुड्स के साथ जो करना है वो करे. वो उसको डोनेट कर दे, गिफ्ट कर दे, तोड़े फोड़े, फाड़ दे, फेंक दे, रीसेल कर दे, उसको जो करना है वो कर सकता है. बट हायर परचेसर ऐसा गुड्स के साथ नहीं कर सकता है क्योंकि वो अभी तक गुड्स का ओनर नहीं बना है. इनफैक्ट रीसेल तो वो कर ही नहीं सकता. हाँ या ना बेटा, ये कॉफी नहीं है मनन, हम चाय के भक्त हैं. ओके, चाय जिंदगी है हमारी. So these were some of the points of differentiation between a sale and a hire purchase. Next, the difference between a sale and a contract of bailment. Sale के केस में क्या हो रहा है my dear students? Sale के केस में the property in the goods is getting transferred from the seller to the buyer. But bailment के केस में ownership transfer नहीं होती है, transfer होता है तो सिर्फ possession. सेल के केस में आपको गुड्स को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बट बेलमेंट के केस में जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो जाता है आपको गुड्स को बेलर को रिटर्न करना पड़ेगा. सेल में देयर इज ऑलवेज कंसिडरेशन, दैट इज प्राइस मनी कंसिडरेशन. बट बेलमेंट के केस में अ बेलमेंट में ईदर बी ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस इन नेचर. चाय पियो, बिस्किट खाओ. एंड लास्ट, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. कभी कभार क्या होता है, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, तो आप पेमेंट जिसके लिए देते हो इट्स नॉट एक्चुअली द प्राइस ऑफ द गुड्स बट इट्स द प्राइस फॉर द वर्क और द लेबर ऑन द गुड्स. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इन केस में सेल ऑफ गुड्स अट्रैक्ट नहीं होती है. चलो, कुछ सेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 सेक्शंस एंड देन द यूनिट कम्स टू एन एंड. पहली बात तो सेक्शन नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हाउ इट इज मेड. मतलब क्या ही है यार इस सेक्शन में. तो पहली बात तो सेलर गुड्स को बेचने का ऑफर देता है, बायर उन्हीं गुड्स को खरीदने के लिए एक्सेप्ट करता है, तो ऑफर को मिलता है एक्सेप्टेंस. अब या तो गुड्स की डिलीवरी इमीडिएट हो सकती है या तो बाद में हो सकती है. पेमेंट भी इमीडिएटली हो सकता है या बाद में हो सकता है. गुड्स की डिलीवरी अगर बायर भी अग्री करे तो इंस्टॉलमेंट में भी की जा सकती है और वैसे ही पेमेंट जो है उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो. यही सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ईदर बी मेड ओरली और इट कैन बी मेड इन राइटिंग. और हाँ, हो गया ज़ाला. सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? कम ऑन गाइस, 2-4 बार तो मैंने ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है. सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर हर सेल के कॉन्ट्रैक्ट का होता है गुड्स. दीज गुड्स कैन ईदर बी एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स. इन फैक्ट दे कैन ऑल्सो बी कॉन्टिंजेंट गुड्स. यस और नो गाइज? यस. नेक्स्ट, ये 2 सेक्शंस है जो एक दूसरे से रिलेटेड है. Goods perishing before making of the contract. So whenever there is a contract of sale of goods, of specific goods,
दिस कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि सेलर और बायर को ये फैक्ट का नॉलेज ही नहीं है कि गुड्स पेरिश हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं या डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड दे नो लॉन्गर मीट द डिस्क्रिप्शन एज दे वर सपोज टू बी देयर। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड एब इनिशियो है, मतलब इट इज नल इन द आईज ऑफ लॉ। बट अगर अग्रीमेंट टू सेल कर दिया, आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द सेल अगर गुड्स पेरिश हो जाते हैं, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट हैपेंस इज देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, है ना। सो दैट्स द डिफरेंशिएशन एंड यू कैन अवॉइड इट, और आपको गुड्स को बेचने का और पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। लास्ट few two sections of this particular unit and that is ascertainment of price। तो आप लोग जानते हो गुड्स को बेचने के बाद प्राइस देना जरूरी है, गुड्स को बेचने के बाद प्राइस देना जरूरी है, हाँ या ना। तो ये प्राइस कैसे असर्टेन होता है? वन, द प्राइस इज यूजुअली असर्टेन्ड बाय द contract that has been entered into, so it's usually fixed by the contract, ठीक है। कभी कभार अगर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं होता है, तो ऐसे केस में यू बेसिकली डिसाइड अ मेथड बाय विच द गुड्स विल बी वैल्यूड, जैसे कि कोई वैल्यूअर को अपॉइंट करना, तो उस केस में वैल्यूअर जो भी प्राइस डिसाइड करता है वो प्राइस आपको देना पड़ेगा। यस और नो गाइस? अब सपोज आपने कोई थर्ड पार्टी दैट इज लाइक अ वैल्यूअर को अपॉइंट किया इन ऑर्डर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द गुड्स, तो ऐसे केस में जो भी प्राइस वैल्यूअर ने डिसाइड किया है, सेलर और बायर दोनों पार्टीज को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो प्राइस देना पड़ेगा। बट सपोज से फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ है कि गुड्स को आपने डिलीवर कर दिया है बट अभी तक वैल्यू नहीं हुआ है, तो जो भी रीजनेबल प्राइस है वो आपको गुड्स के लिए देना पड़ेगा। बट अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है, तो ऐसे केस में माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, और ना अब ये गुड्स की डिलीवरी देगा और ना इसको प्राइस देना पड़ेगा। बट हाँ, इसमें कैच है, वैल्यूअर गुड्स को वैल्यू करना चाहता था, बट ईदर बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सेलर or because of the fault of the buyer the valuer was not able to value the goods, then ऐसे case में what will happen is that the party at fault will have to pay a reasonable compensation। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपका ये यूनिट जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। ओहो, क्या बात है। अब जाते हैं टू द नेक्स्ट यूनिट एंड दैट इज which unit? The second unit, which talks about two concepts, conditions and warranties। आ जाइए, उसके पहले take a deep breath, come on guys, और दो बार, yes, ready to go, ready to go ना, एक बार बताइए मुझे, come on guys, yes, चलो let's rock। Conditions and warranties। Yes, यूनिट 1 तो हो चुका है अंशिता। बताया ना मैंने प्रिंस, अगर वैल्यूअर ने वैल्यूएशन करने से मना कर दिया है और गुड्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, तो बायर को रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। बट अगर अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है, तो आपको गुड्स को डिलीवर करने की जरूरत नहीं है और बायर को उनके लिए पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या बात है। अनुराग ने वारंटी क्या होता है वो ऑलरेडी बता दिया है, तो आप लोग बता सकते हो कंडीशंस एंड वारंटीज। व्हाट डू यू मीन बाय a condition? A condition is a stipulation which is essential to the main purpose of the contract, whereas a warranty is a stipulation which is collateral to the main contract. In fact, a breach of a condition will give the buyer the right to rescind the contract, whereas a breach of warranty
will only give you the right to claim the damages. आप breach of condition को breach of warranty treat कर सकते हो, but breach of warranty को breach of condition treat नहीं कर सकते हो. हाँ या ना? Yes. ये डिफ्रेंसिएशन 1 मिनट में पढ़ लो. 3 ही पॉइंट्स है डिफ्रेंसिएशन के जो मैंने अभी डिस्कस किए. फिर हम बढ़ते हैं आगे. 1 मिनट का समय शुरू होता है अब. कम ऑन गाइस. क्या बात है उज्जवल. वेरी गुड निकिता. वेरी गुड अभय. वेरी गुड तन्वी, वरुण, पूनम. क्या बात है. So I think you all are done. Yes, wonderful. क्या बात है. क्या बात है. वेरी गुड. सो प्राउड ऑफ यू. अब देखो, मैंने आपको कहा था डिफरेंशिएशन में, यू कैन ट्रीट योर कंडीशन एज अ वारंटी, बट यू कैन नॉट ट्रीट योर वारंटी एज अ कंडीशन. अब देखो, अगर आपने चूज किया दैट यू वांट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, अब आप आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर पाओगे. आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाओगे, डैमेजेस को क्लेम कर पाओगे. अब सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू मी गाइस. ओके, कब कब ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी? वन, फर्स्ट केस, बायर ने वेव किया है द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन. तो ऐसे केस में आपने खुद ही आपके राइट को वेव ऑफ किया है, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? सेकेंड, द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. मैंने वो बाइक वाला एग्जाम्पल दिया था कि आपका माइलेज 40 किलोमीटर पर लीटर प्रॉमिस किया था और आपको मिल रहा था ओनली 20 किलोमीटर्स पर लीटर. दिस इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. बट जब से ये बाइक आई है, इट्स बीन वेरी लकी फॉर यू. You don't want to return the bike. You treated the breach of condition as a breach of warranty. तो इसमें अब आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम करोगे. तीसरे केस में अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन सेवरेबल और बायर ने या तो पूरा या तो कुछ हिस्से को गुड्स का एक्सेप्ट कर लिया है, तब भी आपको ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करना पड़ेगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, तब भी आप ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हो. तो ये 4 कंडीशंस है जहां पर क्या हो रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन. यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर रहे हो. इसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जो है वो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. That a contract is not avoided even though there was a breach of condition. Next. क्या बात है पायल, क्या बात है अनुराग, पूरा आंसर ही आपने चैट बॉक्स में डाल दिया है. सो प्राउड ऑफ यू. नेक्स्ट. हाँ, और एक अनाउंसमेंट मुझे आपको करनी थी. मेरे को कुछ बच्चों के मैसेजेस आए, वो कह रहे थे मैम कल इकोनॉमिक्स के 100 मार्क्स का कुछ तो टेस्ट है आप लोगों का, और कल के लिए मैंने लॉ के टेस्ट का भी शेड्यूल रखा था. जस्ट लेट मी नो. आप लोग चैट बॉक्स में अभी रिप्लाई कर सकते हो बिकॉज आई रियली नीड टू डिसाइड. क्या आप चाहते हो कि मैं लॉ का टेस्ट पोस्टपोन करूं? आप रिप्लाई कीजिए. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, क्योंकि मैंने लास्ट सैटरडे 50 मार्क का टेस्ट रखा था और फिर मैंने कहा था उसका अगला सैटरडे जो रहेगा, मतलब 31st, दैट इज टुमारो,
वापस से 50 मार्क का टेस्ट रहेगा। तो अगर आपका कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, क्या आप डेडिकेटेडली इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना चाहते हो और क्या आप चाहते हो कि मैं लॉ का टेस्ट पोस्टपोन करूं? यस 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 मैम, नो मैम, यस मैम, यस मैम। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर सेइंग यस। कुछ 2-4 बच्चे जो नो बोल रहे हैं, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल आर सेइंग यस। यस मैम, अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है टेस्ट, पोस्टपोन कर दीजिए, 2-3 दिन लेट कर दो। तानिया कह रही है यस मैम। अभिजीत कह रहा है यस मैम, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिर हम लॉ का टेस्ट कल नहीं रखते हैं। और कल मैंने आपको फर्स्ट डे पे कहा था कि ये जो रिवीजन सीरीज है कुछ मेरी लाइव होगी और कुछ प्री रिकॉर्डेड होगा। कल के दिन, दैट इज टुमारो, यू ऑल प्रिपेयर फॉर द इकोनॉमिक्स का टेस्ट एकदम शिद्दत से। और मैं क्या करती हूं, कल यूनिट नंबर 1 और 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो हमारा आज हो जाएगा। 3rd और 4th यूनिट जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, कल हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर देंगे, तो आप आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो लेक्चर को देख सकते हैं। संडे तो क्लास नहीं होगा, तो अगर आप सैटरडे इकोनॉमिक्स के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सैटरडे के दिन आप इकोनॉमिक्स का टेस्ट दे रहे हो, संडे के दिन आप ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। और सैटरडे अगर आपके पास टाइम है, यू कैन वॉच द लेक्चर ऑन सैटरडे ऑल्सो, बट मेक इट श्योर मंडे से पहले आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट नंबर 3 और 4 जो है वो कंप्लीट कर देते हो। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मंडे ट्यूसडे पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट कर लेंगे और फिर वेडनेसडे के दिन वी कैन शेड्यूल योर टेस्ट। ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं, तो यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट 50 मार्क्स टेस्ट ऑल्सो। तो वेडनेसडे के दिन 2 से 5 के बीच में आप लोग क्या कर लेना, वेडनेसडे 4th आ रहा है, 4th ऑफ सितंबर, 4th सितंबर को वी विल रीशेड्यूल द टेस्ट। बाकी के सिलेबस का 50 मार्क का टेस्ट आप सैटरडे के दिन इकोनॉमिक्स के टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो यूनिट नंबर 3 और 4 का है वो आप सैटरडे समय मिले तो सैटरडे, संडे समय मिले तो संडे आप देख लेना। मंडे ट्यूसडे में हमारा पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वेडनेसडे यू ऑल विल बी एबल टू गिव द 50 मार्क का टेस्ट। ठीक है, तो जो बच्चे ने आज का ये सेशन नहीं अटेंड किया, प्लीज मेक इट श्योर यू आर इन्फॉर्मिंग अबाउट द सेम टू देम ऑल्सो। 100 मार्क्स का टेस्ट भी होगा, डोंट वरी, मे बी संडे या ऐसा कुछ हम लोग ले सकते हैं, डोंट वरी। अभी आप आने वाले 50 मार्क टेस्ट के लिए पहले प्रिपेयर कीजिए, ठीक है? बेस्ट है, वेरी गुड, क्या बात है। चलो बस सिर्फ अच्छे से टेस्ट दो, रिवीजन लेक्चर्स अच्छे से करो, यही मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं। बाकी तो मैंने बहुत सारे एफर्ट्स आप लोगों के लिए डाले हैं, बट आप लोग जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना? गुड, यस। और पिछली टेस्ट के कंपैरिजन में मैं चाहती हूं अब आने वाले टेस्ट पे और ज्यादा बच्चे टेस्ट दे, ठीक है? गुड। तो कल आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यूनिट 3 और 4 सोगा का कंप्लीट कर दो। संडे तक आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। मंडे ट्यूसडे पार्टनरशिप एक्ट और वेडनेसडे के दिन आपका टेस्ट रहेगा, और फिर उसके बाद हम लोग बाकी के टॉपिक्स रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है? यू हैड दैट इन योर माइंड, ग्रेट। देखो आपकी मन की बात मुझ तक पहुंच गई। चलो आ जाइए, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। मैम आपकी वो 10 डेज का रिवीजन स्ट्रैटेजी से बहुत फायदा हो रहा है। वेरी गुड सिद्धाई, थैंक यू सो मच। आप लोग जब ऐसे कमेंट्स करते हो, ऐसे मैसेजेस भेजते हो, इट रियली बूस्ट माय कॉन्फिडेंस ऑल्सो एंड इट मोटिवेट्स मी ऑल्सो कि मैं और कुछ नया नया आपके लिए करते जाऊँ। थैंक यू सो मच बेटा, लव यू। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। सो यस, कंडीशंस एंड वारंटीज, यही कंडीशंस एंड वारंटीज दोनों भी इंप्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है। अब एक्सप्रेस है तो आपने या तो कॉन्ट्रैक्ट में ओरली या तो इन राइटिंग एक्सप्रेस किया है, बट नाउ देर आर सर्टेन इंप्लाइड कंडीशंस विच आर
stated under the act, and these points are like really very important. इसके ऊपर 7 मार्क का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने पूछा और इंडिविजुअली कोई भी पॉइंट जैसे कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन इंस्टीट्यूट उठा लेगी और आपको 3 या 4 मार्क का केस स्टडी बेस्ड सवाल भी पूछ सकती है. इनफैक्ट एवरी पॉइंट could be as a probable question, okay, which could be asked in your examination as a case study based question. Maybe mercantability के ऊपर इंस्टीट्यूट ने सवाल बना दिया 3 मार्क का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो कुछ भी हो सकता है. तो ये पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखना. हमने इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, आरटीपी में भी क्वेश्चन था, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी की है. इनफैक्ट हमने क्लास में क्रॉस रेफरेंसेस भी दिए हैं. मेक द बेस्ट ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन टुगेदर ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग्स ऑल्सो, है ना. चलो, कम ऑन गाइस. कंडीशन एज टू टाइटल. पहली बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर सेलर गुड्स को बेच रहा है, इट इज वेरी ऑब्वियस दैट ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स. और अगर गुड्स फ्यूचर गुड्स है या कॉन्टिंजेंट गुड्स है, जब सेल का समय आ जाता है तब तक उसके पास एटलीस्ट ओनरशिप आ जाती है. सो दिस इज अ वेरी obvious implied condition as to title, that wherein the seller is making a sale, he has a right to sell the goods, or agreement to sell mein he will get the rights to sell the goods when you are executing the sale. सेल बाय डिस्क्रिप्शन, जब भी गुड्स को बेचा जाता है बाय डिस्क्रिप्शन. देखो, ये डिस्क्रिप्शन सेलर भी कर सकता है, ये डिस्क्रिप्शन बायर भी कर सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ, क्या आप मेरा ये मोबाइल फोन खरीदना चाहते हो? ये मोबाइल फोन मैंने खरीदा था पिछले साल में, ये मोबाइल फोन को कभी रिपेयर नहीं किया गया है, ये 512 GB का है, इसका कलर ये कुछ लाइट ब्लू है, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है. तो जब मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, आई एम द सेलर हु इज डिस्क्राइबिंग. कभी कभार बायर भी डिस्क्राइब कर सकता है कि मेरे घर का काम चालू है, मेरे को ना एक प्लाईवुड का शीट चाहिए जो 2 इंच का है. अब वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिस्क्रिप्शन कैन ईदर बी फ्रॉम द सेलर्स साइड और इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम द बायर्स साइड. जो भी है फर्क नहीं पड़ता है. सेलर जब गुड्स डिलीवर करता है, दिस गुड्स डिलीवर्ड शुड मैच द डिस्क्रिप्शन. अगर डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हुआ, द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स. ही कैन रिटर्न द गुड्स, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द मनी बैक. वैसे ही देयर कुड बी सेल बाय सैंपल. अगर गुड्स को सिलेक्ट किया गया है बाय सैंपल 1, the bulk that is supplied should correspond the sample, and the buyer should be given a reasonable opportunity to comparing the bulk with the sample, and the goods shall be free from any defect. Okay, तभी हमारा जो बायर है वो गुड्स को करेगा एक्सेप्ट. अदरवाइज द बायर इज नॉट उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है गुड्स को एक्सेप्ट करने की. और ये ऊपर 2 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए उसी का कॉम्बिनेशन है. पॉइंट नंबर 4, वेर इन यू आर सेलिंग द गुड्स बाय सेल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. ये पॉइंट आप खुद रीड करो, तो चलो आप लोगों को रीडिंग की हैबिट भी होनी चाहिए. ये तो मैं स्पून फीडिंग कर रही हूँ. चलो जल्दी से रीड कीजिए. Okay, next point. Come on, guys. And the next point is condition as to quality or fitness. यहां पर क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूं. देयर इज नो implied condition as to quality or fitness. Okay,
बायर अगर गुड्स को खरीद लाए, इसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करे कि ये जो गुड्स वो खरीद रहा है वो उसकी रिक्वायरमेंट को फिट होता है या फिट नहीं होता है। क्योंकि कल जाके अगर बायर ये बोल दे कि ये गुड्स तो मेरी रिक्वायरमेंट को फिट नहीं होता है, तो सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, सेलर कब जिम्मेदार होगा? बायर ने सेलर को बताया है व्हाई ही वांट्स द गुड्स। सेलर इज ऑर्डिनरी डीलिंग इन द गुड्स and he's relying upon the skill and judgment of the seller, तभी seller responsible है, नहीं तो फिर seller responsible नहीं है। Last 2 point is condition as to merchantability, कि जब भी आप goods बेच रहे हो the goods should be of merchantable quality, and last जो goods आप बेच रहे हो अगर eatables है तो they should also be wholesome in nature। तो जैसे कि say for example अगर आपने कुछ मिठाई बेची है, मिठाई सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए, या अगर आप ब्रेड या पाव बेच रहे हो उसमें पत्थर नहीं आने चाहिए, जो भी है, द गुड्स शुड बी इन एन ईटेबल कंडीशन, होलसम होना जरूरी है। अगर होलसम नहीं है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, आप गुड्स को बेच सकते हो और सॉरी आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हो और आपको पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके ये 7 इम्प्लाइड कंडीशंस है। जैसे 7 इम्प्लाइड कंडीशंस है वैसे 4 इम्प्लाइड वारंटीज भी है। पहली वारंटी है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। एक बार सेलर ने गुड्स बायर को बेच दिया है तो ऐसे केस में बायर शैल हैव द राइट टू एंजॉय अनडिस्टर्ब्ड एंड क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। कल जाके आप पोजेशन डिस्टर्ब कर रहे हो तो ऐसे केस में ही इज एंटाइटल्ड टू sue द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ द वारंटी। नेक्स्ट, गुड्स जब आप बेचते हो it should not have any charge created in favor of any third party. So there should be non-existence of encumbrances. Then the third point says warranty as to quality or fitness by usage of trade. तो आपके बिजनेस में अगर कोई कस्टम है, कोई ट्रेडिशन है जो फॉलो हो रहा है, सेलर को वही कस्टम एंड ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा। कल जब आप डेविएट करते हो फ्रॉम दैट कस्टम और ट्रेडिशन जिसके वजह से बायर को नुकसान होता है तो बायर ये नुकसान की भरपाई सेलर से रिकवर कर सकता है। एंड लास्ट इम्प्लाइड वारंटी इज रिलेटिंग टू द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स का नेचर ऐसा है कि वो डेंजरस है, आपको इस डेंजरस नेचर के बारे में बायर को बताना जरूरी है। आपने बायर को नहीं बताया जिसके वजह से बायर को कुछ इंजरी हो गई, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। यस नो गाइज? यस। एंड आई थिंक द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस यूनिट इज टॉकिंग रिलेटिंग टू caveat emptor. Caveat emptor means let the buyer be aware. When the seller is displaying the goods, okay, and he's displayed the goods in the open market, buyer खुद जाता है open market में और वो खुद goods को select करता है, but ये selected goods वो properly select नहीं करता है और बाद में उसको realize होता है कि ये goods तो उसकी requirement को fulfill नहीं कर रहा है, इसके लिए seller responsible नहीं है. The buyer is himself responsible for his bad choice. The seller is not responsible for the bad selection of the buyer. Yes or no, guys? So it is the duty of the buyer to satisfy himself that whatever he is purchasing is serving the purpose for which he is buying the goods. This rule is known as the rule, the doctrine of caveat emptor. ठीक है, अब देखो वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस नहीं है, तो ये केविएट एम्प्टोर के भी है कुछ एक्सेप्शंस. ठीक है, सबसे पहली बात तो फर्स्ट एक्सेप्शन इज फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज. व्हेन द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड, he is relying on the skills and the judgment of the seller, and the seller is ordinarily dealing in the goods. तब ऐसे केस में, my dear friends, it's the seller who is responsible to sell such goods which fit the purpose of the buyer.
फिर ये जो आपने पढ़ा है, when the goods are sold by description, when the goods are sold by sample, when the goods are sold by sample and description, the seller is responsible to supply the bulk as per the sample that was selected or as per the description given by the buyer. Goods should be of a mercantile quality. कस्टम्स को आपको फॉलो करना है. एक नया पॉइंट है, सेलर अगर एक्टिवली कुछ डिफेक्ट को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, या तो ही इज गिल्टी ऑफ सम फ्रॉड, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, देन द केविएट एम्प्टोर का जनरल रूल विल नॉट अप्लाई एंड द बायर विल बी एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड द बायर विल बी एबल टू क्लेम द डैमेजेस. यस और नो गाइस? मैंने वो हॉर्स का हूफ क्रैक्ड है और आपने उसको सीमेंट से इस तरह से भर दिया कि रीजनेबल इंस्पेक्शन से कभी समझ में आएगा ही नहीं कि कुछ डिफेक्ट है. वो वाला मैंने आपको किस्सा बताया था. तो अगर सेलर बड़ा ही वाहियात है एंड इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, या तो उसने एक्टिवली कुछ डिफेक्ट को कंसील किया है, तो ऐसे केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल है, बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. इनफैक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, रिसाइन करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है. सो दीज आर द 7 exceptions to the doctrine of caveat emptor. ऐसे करके हमारे ये 2 यूनिट्स जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के हो जाते हैं कंप्लीट. यस नो गाइज? एग्जाम में सेक्शन लिखना कंपलसरी है क्या? नो, सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है. इफ यू नो द सेक्शन, you have remembered the section correctly, then you may quote it, but otherwise you need not write down the section number. ठीक है? Yes प्रिया, that horse वाला एग्जाम्पल. तो ऐसे करके आज का सेशन हो चुका है. अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि शिद्दत से आप सिर्फ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करो, इकोनॉमिक्स का अच्छे से टेस्ट दो. फिर सैटरडे शाम या संडे के दिन, अब आपका संडे मंडे कुछ नहीं है, एवरी डे इज अ डे टू स्टडी. ओके, आप सैटरडे शाम या संडे के दिन यूनिट नंबर 3 और 4 सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर लो. उसके बाद भी अगर समय मिले तो आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दो, क्योंकि हमारा टेस्ट वेडनेसडे के दिन शेड्यूल्ड है. मंडे ट्यूसडे हमारा पार्टनरशिप एक्ट हो जाएगा कंप्लीट. सो दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. एंड यस, अगर आपको इन लेक्चर्स से फायदा हो रहा है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन.